तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रहेगा बच्चे न्यूक्लियाई मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब बच्चे न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड के द्वारा 1911 के अंदर की गई थी अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आई बात समझ में। अब देखिए बच्चे, और बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को भी बताया। वो कितना है तुम्हारे पास 10⁻⁻15 मीटर थी, और जिसको हम बेटा 1 फर्मी के इक्वल भी बोलते हैं। ये क्या जस्ट तुम्हारे पास ऑर्डर है। अब इनटू में 2.3 2.2 ये तो कुछ तुम्हारे पास होता ही रहेगा, ठीक है। जस्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, 10⁻15 मीटर। अब देखिए बच्चे, जो इस चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस से रिलेटेड हमें कंसेप्ट डील करने हैं बच्चे, यहाँ पे उनके बारे में स्टडी करनी है हमने यहाँ पे। अब देखिए बच्चे, जब कोई भी न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी फिनोमिना होती है तो बच्चे उस फिनोमिना के अंदर जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट या फिर एटम होते हैं बच्चे, हमें उनका एक्यूरेटली मास पता होना चाहिए, और एक्यूरेटली मास पता भी होता है वहां पे, तभी हम न्यूक्लियर फिनोमिना को करवाते हैं वहां पे, तभी न्यूक्लियर फिनोमिना होती है। और बच्चे वहां पे तुम्हारे पास क्या होता है, कोई भी एटम हो या फिर कोई भी न्यूक्लियस हो, ठीक है, तो उसका मास अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है बच्चे, वो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब बच्चे देखिए, तो हमें पता भी एटॉमिक स्केल के ऊपर या फिर न्यूक्लियस के स्केल के ऊपर मैं बात करूं, जो मास होगा बच्चे वो क्या होगा तुम्हारे पास, वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो उसको मेजर करने के लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई, जो कि स्मॉल यूनिट है तुम्हारे पास, जो कि स्मॉल मास को जब हम मेजर करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। इसका नाम क्या रहता है बेटा तुम्हारे पास, एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बच्चे शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम, AMU। क्या लिखते हैं बच्चे, AMU। अब देखिए, हमारा जो पहला ही टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है एटॉमिक मासेज के बारे में। तो मींस कोई भी एटम हो या कोई भी बच्चे कोई भी न्यूक्लियस हो, तो उसके मास को मेजर करने के लिए बच्चे एक अलग से यूनिट बनाई गई, इसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो होती क्या है बच्चे एटॉमिक मास यूनिट, ये हम देख लेते हैं। तो AMU तो बच्चे कैसे डिफाइन किया गया है, कह रहे कार्बन का जो आइसोटोप होता है तुम्हारे पास कौन सा, 12। कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है, उसका क्या उठा लीजिए, एक एटम उठा लीजिए, ठीक है। तो एक एटम जब आप उसको उठाओगे तो उसके मास का कितना बच्चे, 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। भी कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम ले लो, उसके मास का 1/12वां हिस्सा जो होगा बच्चे वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। अब ये देखना चाहते हैं भी होता कितना है, भी डिटरमाइन करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिए बच्चे, तो मैं तुम्हारे पास बात करूं, जो मास जो होता है तुम्हारे पास, क्या, मास ऑफ 1 मोल C12 वो कितना होता है बच्चे तुम्हारे पास, 12 ग्राम पढ़ रखा है आपने। कितना पढ़ रखा है, 12 ग्राम पढ़ रखा है, ठीक है। जब भी तुम बोलते भी कार्बन का मास कितना, हम 12 ग्राम बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 12 ग्राम। तो वो क्या है, तो कार्बन के 1 मोल एटम का तुम्हारे पास वो मास है, वो कितना, 12 ग्राम होता है तुम्हारे पास, ठीक है। और बच्चे 1 मोल बोल दो, 1 मोल के अंदर आपको पता तुम्हारे पास क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको +1 में सिखाई गई है बच्चे, जो क्या थी बच्चे आपके पास, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल के अंदर बच्चे इतने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो एटम ऑफ कार्बन 12 वो कितना बच्चे, 12 ग्राम। तो मीन्स कार्बन 12 के इतने एटमों का जो मास है वो कितना बच्चे, 12 ग्राम है। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा तुम्हारे पास, 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये आएगा बच्चे। लेकिन हमें जो एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे बताया गया वो क्या बताया गया है, एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा कर दो, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई बच्चे। तो 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम आया बच्चे तुम्हारे पास।
तो 12 से 12 कटा भी। अब 1 को डिवाइड करो किससे, 6.023 से। जैसे आप इसको डिवाइड करते हो बच्चे, आपके पास जो आंसर जो आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आएगा बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। पावर को एडजस्ट कर लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा सेम। अब ग्राम के अब किलोग्राम बनाने हो तो बच्चे क्या करते हैं, आप 1000 से डिवाइड करते हो, बस 1000 से आप इसको डिवाइड कर दो तो बच्चे किस में कन्वर्ट हो गया, वो तुम्हारे पास केजी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके, तो जुड़ेगा तो कितना हो, 10⁻27 केजी। तो बच्चे यही मास तुम्हारे पास किसका होता है, प्रोटॉन का भी इतना ही होता है लगभग, ठीक है, उतना ही मास होता है प्रोटॉन का भी तुम्हारे पास, न्यूट्रॉन का भी इतना ही बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर आया बच्चे क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट तुम्हारे पास किसके बराबर होगा, इतने केजी के बराबर होगा बच्चे। अब देखिए इसके बाद हम बात करें, मान लो हमें ये निकालनी हो क्या, एक एटॉमिक मास यूनिट मास के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी तुम्हारे पास, इतने मास के अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे बच्चे किसका यूज करके, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का यूज करके, जो तुम्हारे पास क्या कहती है बच्चे, E = mc², E = mc²। तो एनर्जी निकालनी है बच्चे हमें का कोरस्पॉन्डिंग टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चे मास कितना लेना है मेरे को, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे क्या रखा मैंने, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इनटू में बच्चे क्या है तुम्हारे पास c² है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या रहती है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, अब ये भी पढ़ी है हमने, कितनी थी तुम्हारे पास, 1.66 इंटू -27 इंटू बच्चे c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जो आप बोलते थे, इसका क्या हो गया बच्चे तुम्हारे पास, स्केयर हो गया। क्या हो गया, इसका स्केयर हो गया बच्चे, ठीक है। तो बच्चे क्या रहता है तुम्हारे पास, आगे देखो, जैसे सोल्व करता हूं मैं इसको, कितना 1.66 10⁻27 इंटू 3 का स्केयर किया 9, इसका स्केयर किया कितना है 16 आया तुम्हारे पास, कितना है बच्चे 16 आया। अब जैसे ही तुम इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ये आया बच्चे पावर एडजस्ट करके, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे तुम करोगे तुम्हारे पास कितनी आएगी, 11 आएगी, तो यहाँ से एडजस्ट करके मैंने एक यहाँ भेज दी मान लो तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे ही करके तुम्हारा ये आंसर आएगा, ठीक है, 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब देखो बच्चे, तो इसके क्या बनाने, मान लो आपको इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, एनर्जी कितनी आई, जूल आई, क्योंकि यहाँ पे केजी था, मीटर पर सेकंड थी, तो इनसे जब मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी जो आएगी बच्चे वो जूल में आएगी। अब जूल के क्या बनाने हो, मान लो इलेक्ट्रो वोल्ट बनाने हो, तो बच्चे क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो बच्चे अब क्या बनेंगे, अब इलेक्ट्रो वोल्ट बनेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रो वोल्ट बनेगा। अब देखिए जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो 1.6 से, तो आपको जो आंसर रहेगा बच्चे वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.93125 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रो वोल्ट, ये आया बच्चे, क्लियर। जैसे ही 1.49 को 1.6 से डिवाइड करो आपके पास ये आएगा समथिंग। अब यहां देखना 0.93125 इंटू 10⁻³ यहां लगा दी और बच्चे 6 यहां लगा दी, इलेक्ट्रोवोल्ट ये बोल दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो कितना हुआ तुम्हारे पास 1000 हो गया अभी। अब यहां से आप एडजस्ट करके मान लो यहां लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, कितनी 1 2 3 4 5 1, ये लगा दिया आपने जीरोस भाई, ठीक है, ये लगा दिया आपने यहां पॉइंट हटा के। अब यहां से आप बेटा कैंसिल आउट करना चाहो तो 3 0 कट हुई, यहां से 3 ये कट हुई, आई बात बच्चे समझे। अब क्या करोगे, 2 पॉइंट छोड़ के लगाओगे, 931.25 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, और बच्चे 10⁻⁶ होती है मेगा, क्या होती है मेगा, कैपिटल एम से लिखते हैं हम उसको, तो 931.25
मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होगी बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसको लिखा कहा जाता है तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली जो एनर्जी होती है तुम्हारे पास वो 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हम राइट कर देते हैं। ये था बच्चे आपके पास क्या, एटॉमिक मासिस के बारे में। तो एटॉमिक मासिस की यूनिट की बात की और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमने यहाँ पे डिटरमाइन की। इसके बाद बच्चे हम आते हैं तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखिए क्या कहता है वो, कॉम्पोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस जो होता है बच्चे वो किससे मिलके बना होता है, कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं तुम्हारे पास। चलो बच्चे देखो, तो देखिए जो हमारा नेचुरल जब न्यूक्लियस देखा गया तुम्हारे पास, रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट देखा गया, तो बच्चे उसमें से बेटा अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे थे, बीटा पार्टिकल बाहर आ रहे थे, गामा रेज बाहर आ रही तुम्हारे पास, ठीक है। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे पॉजिटिव भी होता है तुम्हारे पास बीटा पे, लेकिन बीटा नेगेटिव पार्टिकल की बात करो तो लाइक का इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारे पास, और गामा रेज होती है। तो ये देखी गई। अब जब क्या देखे गए बच्चे, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखे गए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखे गए, तो उनके न्यूक्लियस से बच्चे तुम्हारे पास क्या बाहर आ रहे थे, अल्फा बाहर आ रहा था, बीटा बाहर आ रहा था, गामा भी थे वहां पे, मान लो प्रोटॉन भी थे, न्यूट्रॉन भी थे, और इनके सब पार्टिकल भी थे बच्चे तुम्हारे पास। क्या थे, इनके सब पार्टिकल भी थे। जैसे मैं बात करूं तुम्हारे पास मेजॉन्स, क्या होते थे, मेजॉन्स, सब पार्टिकल तुम्हारे पास। ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से बाहर आता है। और इसके बाद में तुम्हारे पास बात करूं, मान लो न्यूट्रिनो, क्या होता है, न्यूट्रिनो या पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, ठीक है, पोजिट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास बेटा, सब पार्टिकल थे जो कहां आ रहे थे, इनके साथ साथ बाहर आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर ढेरों पार्टिकल प्रेजेंट होते तुम्हारे। तो किससे मिलके वो बना है तुम्हारे पास, कर पॉजिटिव भी बाहर आ रहे हैं, वहां से नेगेटिव भी बाहर आ रहे हैं। तो मेरा फंडा गया यहाँ पे, तो वहां से बेटा तुम्हारे पास लोगों ने क्या की, अलग अलग कहानियां कहनी स्टार्ट करी तुम्हारे पास, कर न्यूक्लियस के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वहां से बच्चे मोस्ट तुम्हारे पास स्पेशल 2 हाइपोथेसिस बाहर आती है, वहां से अनेकों हाइपोथेसिस दी गई तुम्हारे पास, ठीक है। सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, वो तुम्हारे पास क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, जो बच्चे तुम्हारे पास 1930 के अंदर बच्चे दी गई थी तुम्हारे पास, 1930 के अंदर दी गई थी। अब देखो बच्चे, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि मान लो आपके पास क्या एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस है, जो बच्चे क्या है, Z एटॉमिक नंबर के साथ ली गई है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, और मास नंबर बच्चे क्या है वहां पे तुम्हारे पास A है, मास नंबर क्या है तुम्हारे पास A लिया गया है। तो कह रहा है उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे बच्चे, प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर बच्चे क्या होंगे बच्चे, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो ए तो प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसके इसमें से जेड घटा दो, ठीक है, मतलब मेरा एटम अभी तक न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या हुआ, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बार बार सर्कुलर ऑर्बिट में बच्चे क्या कर रहे हैं तुम्हारे पास, रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो ये हाइपोथेसिस बच्चे वहां पे दी गई। तो इस हाइपोथेसिस की बच्चे तुम्हारे पास क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो इसको फेल कर दिया गया वहां पे। तो किन प्रॉब्लम्स के बेस पे इनको किया गया, भाई क्या प्रॉब्लम आई वहां पे, तो प्रॉब्लम देखिए। सबसे पहले क्या था बच्चे तुम्हारे पास, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, और तुम्हारे पास बच्चे क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो
क्या कहते हैं कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो बच्चे वहां पे उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से लेके बच्चे 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक की एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन जब बीटा डीके हुआ ना, मतलब जब ये न्यूक्लियस टूटता है किसी भी एटम का, तो उस समय जो बीटा पार्टिकल बाहर आते हैं, मींस वो लाइक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बोल दो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है तुम्हारे पास क्या है, जब बीटा डीके होगा तो बच्चे उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ही होती है। तो कह रहे भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, तब डी ब्रोगली हीजनबर्ग ने अपने कंसेप्ट लगा के एनर्जी बता दी, भाई इतनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब डीके हुआ, न्यूक्लियस टूटा, वहां से जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा होता है तुम्हारे पास, तो वो कितनी एनर्जी के साथ बाहर आ रहा होता है, 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो कह इसके कुछ आसपास तो लेके वो आए, लेकिन नहीं है, तो कह मान लिया भी थोड़ी बहुत लूज हो गई होगी तुम्हारे पास, खत्म हो गई होगी भी, 18 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के साथ आ जाए, 17 के साथ आए, 15 के साथ आ जाए, 10 के साथ आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, तो बहुत ही कम के साथ। तो इसका मतलब वेव मैकेनिक्स लगा के उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है तो भाई इतनी एनर्जी लेके बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो वहां से इस बात से पहला फेलियर था तुम्हारे पास किसका, इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का। उसके बाद बच्चे दूसरी जो थी तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये आ रही थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहां घूम रहे बेटे, तुम्हारे पास ऑर्बिट में घूम रहे सर्कुलर के अंदर, और तुम्हारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चे का न्यूक्लियस के अंदर भी है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दो रोल अदा कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। तो फिर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वहां से बोला भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं हो सकते इस न्यूक्लियस के। और तीसरी बच्चे तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या थी, ये थी कि जब क्या किया गया बच्चे, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला गया बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया भाई, चलो निकाल लिया, एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लिया, और फिर बच्चे क्या निकाला, न्यूक्लियस का निकाल के देखा गया। किसका देखा, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बेटा बहुत ही स्मॉल आ रहा था इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से। कभी इलेक्ट्रॉन तो अंदर है तो जुड़ के बेटा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन से भी कम आ रहा था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिनके बेस पे इस थ्योरी को बेटा क्या कर दिया गया, तुम्हारे पास खत्म कर दिया गया, फेल कर दिया गया। इसके बाद बच्चे तुम्हारे पास 1930 के अंदर आई थी थ्योरी, ठीक है। तो 1932 के अंदर बच्चे एक साइंटिस्ट आते हैं तुम्हारे पास, जेम्स चैडविक, ठीक है। वो क्या करते बेटा 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की क्या करते बेटा डिस्कवरी करते तुम्हारे पास, ठीक है। तो डिस्कवरी न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की 1932 के अंदर। तो वो क्या कर रहे तुम्हारे पास, वो उनके पास क्या था, एक बेरिलियम था, ठीक है। तो बच्चे बेरिलियम के ऊपर वो क्या कर रहे थे बच्चा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहे थे, बौछार करवा रहे थे अल्फा पार्टिकल के इसके ऊपर। तो जैसे अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर पड़ा जाके, तो बच्चे उस बेरिलियम से तुम्हारे पास क्या आ रही थी, कुछ रेडिएशन एमिट हो रही थी। क्या एमिट हो रही थी, रेडिएशन एमिट हो रही थी, तुम्हारे पास कुछ रेडिएशन निकल रही थी, ठीक है। और वहां पे बच्चे देखा गया वो जो रेडिएशन थी बच्चे वो क्या थी, न्यूट्रल थी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो कोई चार्ज लेके नहीं आ रही थी, न्यूट्रल रेडिएशन थी। और जब उनको किसी भी हीलियम वगैरह पे डाला गया तो वहां से बड़ा प्रोटॉन बाहर आ रहे थे तुम्हारे पास। तो वहां से कहा गया भी ये है क्या, ठीक है। लोगों ने कहा भी ये तो फोटोन है, क्या होगा, ये फोटोन होगा। लेकिन जेम्स चैडविक ने कहा भी फोटोन नहीं है। क्यों, वहां बेटा क्या लगाया गया तुम्हारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के देखी गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देखा गया। तो वो न्यूट्रल रेडिएशन तुम्हारे पास फोटोन नहीं था। लोग कह रहे थे कि ये फोटोन है, लेकिन फोटोन वहां पे नहीं आ रहा था। तो फिर बेटा जेम्स चैडविक ने इस पजल को क्या किया, सोल्व किया, और उसने कहा भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है, भाई कोई चार्ज नहीं है, तो इसका उसने क्या नाम दिया बेटा, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, जो क्या स्टेबल नहीं है, जो कि अनस्टेबल पार्टिकल है, जिसका लाइफ टाइम वैसे क्या होता है तुम्हारे पास 1000 सेकंड होता है। कितना होता है,
1000 सेकंड होता है, लेकिन प्रोटॉन स्टेबल होता है, इसीलिए ये हमेशा कहाँ होता है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है कुछ फोर्सेस के साथ। ठीक है, यदि बाहर एक न्यूट्रॉन यदि आ भी जाए हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा बच्चे नुकसान कर सकता है हमारे सराउंडिंग के अंदर बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर नुकसान, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा वो कर देगा भी ये तुम्हारे पास। ठीक है, एक न्यूट्रॉन, सिंगल न्यूट्रॉन काफी है खत्म करने के लिए बहुत कुछ हमारे आसपास। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा नुकसान कर सकता है वो। तो अब देखिए बच्चे, जैसे ही ये बात आई, ठीक है, जैसे ही 1932 के अंदर पता चला किसका बच्चे, न्यूट्रॉन का, तो वहां से बच्चे हीजनबर्ग साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चे, एक नई हाइपोथेसिस दी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या रहा बच्चे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो बच्चे इसके अंदर क्या था, जब यह हाइपोथेसिस दी गई तो उसने कहा कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है किस एटम का जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास बच्चे क्या है, Z तुम्हारे पास क्या है बच्चे, प्रोटॉन है, Z क्या है, प्रोटॉन है, और A माइनस Z क्या है बच्चे, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और बच्चे Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं उतने ही। ठीक है, ताकि हमारा एटम क्या हो तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। और ये जब ये कंसेप्ट लिया गया तब जो वो फेलियर कंसेप्ट थे सारे सारे वो यहाँ लागू करके देखे, यहाँ भी तो नहीं वो बातें फेल हो रही, तो लेकिन वहां पे बिल्कुल अच्छी तरह से फिट बैठ रही थी, तो लोगों ने मान लिया भी हाँ रियलिटी में न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे पास। अब देखो तो Z आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो बेटा क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और मास नंबर क्या होता है तुम्हारे पास, सम ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप जोड़ देते हो तो आपके पास क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा न्यूक्लियस का। अब देखिए बच्चे, यदि आपको न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को, तो कैसे करोगे, x यहां क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, और यहां क्या रहेगा बच्चे, मास नंबर रहेगा, ZXA। या दूसरा तरीका बच्चे क्या रह सकता है, XZA, ये भी सिंबल रह सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चे किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस की। चलिए बच्चे, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस सही साबित हुई, एक हाइपोथेसिस थी जस्ट, ठीक है, बाद में जाके सही साबित हुई, अनुमान लगाया गया था, बाद में अच्छे से एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चे, हाँ किसी भी एटम के न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को बेटा क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब कहते हैं भी एक न्यूक्लियॉन्स बाहर आ गया, एक प्रोटॉन बाहर आ गया, एक न्यूट्रॉन बाहर आ गया, तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स है, एक न्यूट्रॉन क्या है तुम्हारे पास, न्यूक्लियॉन्स है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वो तुम्हारे पास क्या कहलाते हैं बच्चे, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट तुम्हारे पास। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियस के साइज की, न्यूक्लियर साइज। यह बात कर लीजिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो बच्चे, एक्सपेरिमेंटली ये बात पाई गई कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास नंबर के, मास नंबर के। अब मान लो कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है, क्या है वो स्फेरिकल है, तो बच्चे उसकी जो वॉल्यूम होगी वो V से लिख रहा हूं मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चे, उसके
मास नंबर के। अब वॉल्यूम यदि स्फेरिकल तुमने माना तो क्या रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब। हियर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये तो भाई तुम्हारे पास क्या कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशन है बच्चे ये किसके साथ होगा, ओनली रेडियस के साथ ही होगा भाई। किसके साथ होगा, रेडियस के साथ होगा। अब बच्चे 3 को यहां से पावर को मैं लेके जाऊं, वहां लेके जाऊं तो क्या बनेगी a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। अब जैसे बच्चे इसको तुम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट आता है r0, a की पावर 1/3, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या रहेगा मेरे बच्चे, एम्पिरिकल कांस्टेंट। क्या नाम रहेगा, एम्पिरिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रहेगा भाई तुम्हारे पास क्या, एम्पिरिकल कांस्टेंट। तो बच्चे ये आया। अब अलग अलग एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा बच्चे आपको, या मास नंबर क्या मिलेगा आपको, अलग अलग मिलेगा। मतलब अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग मास नंबर वाले जो एलिमेंट होंगे उनका बच्चे न्यूक्लियस का जो साइज होगा तुम्हारे पास वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस होंगे तुम्हारे पास, ठीक है, तो उनका साइज क्या मिलेगा बच्चे आपको, डिफरेंट ही मिलेगा। और बच्चे R0 जो एम्पिरिकल कांस्टेंट का नाम दिया उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर। ये वैल्यू रहेगी बच्चे किसकी, एम्पिरिकल कांस्टेंट की। ठीक है, रिमेंबर रखेंगे। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को क्लोज करेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।